Good afternoon, students. In this video, we are going to discuss the third chapter of class 10th, Civics, Gender, Religion, Caste, and first part of this video has been released already. And in this part, we are going to take the next one. The topic one is Gender and Politics. So, what is gender? Gender actually some of the concept and some division which is created by a society. Society has decided that some of the works like a household are to be done only by the women, and some other works like earning and doing for employment, all these are works are to be done by a man. So this is only created by the society itself. तो ये जो डिवीज़न है ये जेंडर डिवीज़न कहलाता है, और ये जो अंतर सोसाइटी के द्वारा बनाया गया है या चला आ रहा है, इसी रीज़न से मेल फीमेल में एक ह्यूमन बीइंग को डिवाइड किया गया है। तो बायोलॉजिकली तो अलग होते ही हैं, लेकिन सोशल एक्सपेक्टेशंस की वजह से भी, समाज की जो एक तरफा सोच है उसकी वजह से भी जेंडर का डिवीज़न रूटेड है, पाया जाता है। इन द सेम वे नेक्स्ट टॉपिक इज सेक्सुअल डिवीज़न ऑफ लेबर। हमारी सोसाइटी में अक्सर जो विमेन का वर्क है उसको अंडर वैल्यूड किया जाता है। कोई भी महिला अगर घर में काम करती है उसे काम को काम नहीं समझा जाता है, मेहनत नहीं समझा जाता है। हमने देखा होगा हमारे घर में महिलाएं सुबह से लेकर शाम तक पूरा काम करती रहती है, लेकिन उसके बाद भी परिवार के लोग ये नहीं मानते हैं कि ये काम कुछ किया है। दिस इज़ जस्ट नॉर्मल। उसमें आदमी थकता है, उसकी एनर्जी वेस्ट होती है, वो बिज़ी रहता है, सारी बातें होती हैं। लेकिन जो आदमी बाहर जाता है और 5 घंटे भी अगर काम करके आता है तो उसको समझा जाता है कि काम करके आया है। तो इसी तरह से अगर बाहर भी काम करती है महिलाएं तो नॉर्मली ये देखा गया है लेबर क्लास में स्पेशली, और प्राइवेट सेक्टर में भी प्रोबेबली, कि महिलाएं कोई काम करती है तो उनका जो वेजेस है वो सेम काम के लिए पुरुषों के वेजेस से कम होता है। तो इस तरह से लेबर में भी सेक्सुअल डिवीज़न किया गया है, एंड जेंडर इशू हैव हिस्टोरिकली बीन सेंट्रल टू पॉलिटिकल मूवमेंट एंड विद डिमांड्स फॉर इक्वलिटी इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। तो इसी तरह से सोसाइटी के साथ साथ पॉलिटिक्स में भी महिलाओं को इतना स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट नहीं माना जाता है। अगर कुछ विषयों की बात छोड़ दें, खुल करके इसे एक्सेप्ट लोग नहीं करेंगे, लेकिन रियलिटी ये ग्राउंड पे यही है कि पॉलिटिक्स में भी महिलाओं को इतना स्ट्रांगली प्रेजेंट नहीं किया जाता है, और इसीलिए ये डिमांड बनी रहती है कि पॉलिटिक्स में भी इक्वलिटी लाइफ के सभी एस्पेक्ट की तरह होनी चाहिए। हमारे देश में इस डायरेक्शन में अब आगे बढ़ रहे हैं, और अच्छे एग्जाम्पलरी सिनेरियो हम देखते हैं। जैसे प्रेजेंटली हमारे जो वो फीमेल है, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर वो भी फीमेल है, तो ये एक एग्जाम्पलरी सिचुएशन है जो एक वर्ल्ड के सामने हमारा देश प्रस्तुत कर रहा है। द पॉलिटिकल एक्सप्रेशन ऑफ जेंडर इशू हैज़ सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूटेड टू द अपलिफ्टमेंट ऑफ विमेन एंड सोसाइटी। तो जेंडर जो चीज़ होती है, तो जेंडर का जो इशू है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट इशू है सोसाइटी के लिए भी, और अगर हम सभी एस्पेक्ट में बात करें, चाहे एजुकेशन हो, चाहे परिवार हो, चाहे राजनीति हो, महिलाओं के लिए समान अवसर विकास के, प्रोग्रेस के प्रोवाइड किए जाने चाहिए। एंड ये जो डिस्क्रिमिनेशन है कहीं कहीं पर, दिस हैज़ लेड टू इम्प्रूव्ड पार्टिसिपेशन ऑफ वीमेन इन वेरियस फील्ड्स ऑफ वर्क। तो अब जो कानून भी बन रहे हैं, और हमारे संविधान में भी ये दिया गया है कि धर्म, जाति, लिंग, रंग और उत्पत्ति, आवास, निवास, इसके आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा।
एंड वीमेंस पार्टिसिपेशन इज़ नोटेबली हाई इन कंट्रीज़ लाइक स्वीडन, जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क, ये सब जो है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ कहलाते हैं। और यहाँ जो लैंग्वेज बोली जाती है कलेक्टिवली वो स्कैंडिनेवियन लैंग्वेज कहलाती है। इन देशों में, छोटे देश हैं वैसे, यहाँ पॉपुलेशन भी यहाँ बहुत कम है, तो यहाँ पर वीमेंस का पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा हाई है। और जो भी सर्वे होते हैं, चाहे वो प्रेस इंडिपेंडेंस का हो, चाहे हंगर इंडेक्स का हो, या एजुकेशन का हो उसमें, या मेडिकल का हो, उसमें नंबर 1 पे ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ बेस्ट स्टेटस में ये देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर जेंडर इक्वलिटी भी पर भी बहुत जोर दिया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वीमेन। कौन कौन से सेक्टर्स में, फील्ड्स में हमें वीमेंस के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम द CBSE पॉइंट ऑफ व्यू। इसको आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा कि वीमेंस को डिस्क्रिमिनेशन कौन कौन से सेक्टर में और फील्ड में फेस करना पड़ता है। जिसमें फर्स्ट है पेट्रियार्किकल सोसाइटी। पेट्रियार्किकल सोसाइटी से मतलब है कि ऐसी सोसाइटी जिसमें मेल को, पुरुष को प्रधान माना जाता है और वही मेन डिसीजन सोसाइटी में लेता है, वही सोसाइटी और परिवार को गाइड करता है। So in our society, women often face disadvantages, oppression and discrimination based on gender. The major reasons for this entrenched old belief and ideas that perpetuate gender biases. So सोसाइटी में जब पुरुष प्रधान होता है और सभी महत्वपूर्ण निर्णय पुरुष लेते हैं और संपत्ति पर भी पुरुष का जो है अधिकार माना जाता है, इस तरह की जो मुख्य रूप से भूमिका जहाँ सोसाइटी में पुरुष की होती है उसे पेट्रियार्किकल सोसाइटी बोलते हैं। लिटरेसी रेट की बात करें तो लिटरेसी रेट में भी महिलाओं की लिटरेसी रेट 54% है और पुरुषों की 76% है। तो इस तरह से महिलाओं की लिटरेसी रेट भी पीछे है और इसका रीज़न वही है, ट्रेडिशनल सोच जो महिलाओं के प्रति है कि लड़कियों को नहीं पढ़ना चाहिए। अगर परिवार में लड़का और लड़की दोनों हैं तो लड़की को गांव में आज भी काम पर लगा दिया जाता है और लड़के को पढ़ने भेज दिया जाता है। तो इसलिए ये लिटरेसी रेट डाउन है और इसको हाई करने के लिए सरकार के द्वारा अत्यधिक प्रयास किए जाते रहे हैं और किए जाते हैं। सो जॉब्स, नेक्स्ट जॉब की बात करें तो द प्रोपोर्शन ऑफ वीमेन इन हाई पेइंग जॉब्स इज़ वेरी लो। जो ज़्यादा सैलरी जिसमें मिलती है बहुत ज़्यादा, उसमें महिलाओं की भागीदारी कम है। लेबर क्लास में भले ही हो सकती है क्योंकि महिलाओं को लेबर वेजेस कम देनी पड़ती है इसलिए, बाकी हाई क्लास जो हाई पेड जो जॉब हैं उनमें महिलाओं की भागीदारी आज भी कम है। सो फीमेल फोर्टिसाइड, आप देखेंगे कि हमारी सोसाइटी में आज भी बच्चे, लड़के के जन्म को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है और इसी कारण से पेरेंट्स जो है स्पेशली गांव के लोग 6 वीक के बाद जब वो पता लगा लेते हैं, मतलब बच्चे का अच्छे से विकास होने लग जाता है, जेंडर का डेवलपमेंट हो जाता है गर्भ में, तो वो सोनोग्राफी या ऐसी जो साइंटिफिक टेक्निक है जो पॉजिटिव यूज़ के लिए बनाई गई है उससे ये ट्रेस कर लेते हैं कि लड़का है लड़की है और उसे एबॉर्ट करवा देते हैं। एबॉर्ट से मतलब उसको मार देते हैं एक तरह से। ये इलीगल किया गया है और PCPNDT एक एक्ट है, तो उस एक्ट के थ्रू इसे क्राइम डिक्लेयर भी किया गया है और उसमें सज़ा का भी प्रावधान किया है। अगर शिकायत मिलती है कि किसी जगह पर, किसी क्लिनिक में, किसी हॉस्पिटल में अगर जो है इस तरह से भ्रूण टेस्ट हो रहा है, मतलब पहले से ही जन्म के कोख में बच्चे का पता लगाया जा रहा है, तो ये क्राइम है सीधे सीधे। तो उसके अलावा सैलरी पे में भी महिलाओं को जो है, मैंने आपको बताया कि लो वेजेस उनको मिलती है सेम काम के लिए। हालांकि गवर्नमेंट इसके लिए एक्ट बनाती रहती है और बनाया हुआ है। इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट ये 1976 में ही पास कर दिया गया था, पर दिक्कत ये आती है कि शिकायत कौन करे, क्योंकि महिलाएं शिकायत करती हैं तो फिर उनको, गरीब महिलाएं होती है, जॉब से निकाल दिया जाता है और फिर उनको कहीं काम भी नहीं मिलता है। इस वजह से वो शिकायत नहीं कर पाती और नहीं करती हैं। इसलिए ये जो एक्ट बनाए गए हैं ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं हो पाते हैं। अवेयरनेस लोगों को इसके बारे में नहीं है और गरीब वो अनपढ़ महिला हैं तो इसके बारे में जानती तक नहीं है कि ऐसा भी कोई प्रावधान है, और वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेती है कि हाँ महिलाओं को कम सैलरी मिलनी चाहिए, मिलती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये ऐसा चलता है, ये ऐसा सिनेरियो है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वीमन, कौन कौन से सेक्टर्स में महिलाओं के अगेंस्ट जो है डिस्क्रिमिनेशन होता है। पेट्रियार्किकल सोसाइटी, लिटरेसी रेट, जॉब्स, फीमेल फोर्टिसाइड एंड सैलरी।
Next one is women's political representation. So the proportion of women in the legislature is low with the 14.36 presentation, and representation in the Lok Sabha in 2019 and less than 5% in the state assembly. So महिलाओं का राजनीति में भी पार्टिसिपेशन कम है। तो ये 14.36% था लोकसभा में 2019 में, और स्टेट असेंबली में तो इससे भी 5% कम था। सो द ग्लोबल एवरेज ऑफ वीमेन रिप्रेजेंटेशन इज इन लेजिस्लेचर इज़ अराउंड 23.5%। तो अगर ग्लोबली बात करें सभी देशों को मिला करके, तो स्टेट असेंबली में ये जो लेजिस्लेचर है, विधायिका या पार्लियामेंट होती है, इसमें महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन 23.5% है, जबकि लोकसभा में 2019 में 14.36% ही था। इसका मतलब ग्लोबल जो एवरेज है वीमेंस की रिप्रेजेंटेशन का पॉलिटिक्स में, उसमें हम बहुत पीछे हैं। एंड लीगल प्रोविजंस हैव बीन एनेक्टेड टू इंश्योर अ फेयर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीमेन इन द लेजिस्लेचर। इसके लिए कानून वगैरह बने हुए हैं, और पंचायती राज में तो कुछ स्टेट्स में 50% तक रिप्रेजेंटेशन महिलाओं का कर दिया है। ये बहुत अच्छी बात है, और इससे ही हम समझ पाते हैं कि महिलाओं के विकास के लिए भी प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन इन एवरी डायरेक्शन एंड फील्ड द अवेयरनेस इज बीइंग डन एंड द गवर्नमेंट इज डूइंग efforts and making the laws etc. So religion, communalism and politics. So religion plays an important role in politics. In some countries politicians promote the cause of the majority religious groups at the cost of the minority. तो religion राजनीति में बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है, और जब टिकट दिए जाते हैं किसी सीट के लिए तो पॉलिटिकल पार्टी रिलीजन को ध्यान रखती है, और ये मैथमेटिक्स और कैलकुलेशन ध्यान रखती है कि जिस सीट के लिए टिकट दिया जा रहा है उस सीट में किस रिलीजन के वोटर्स ज़्यादा हैं। ये हम कह सकते हैं कि दिस इज रिलीजन को ही ध्यान में रख करके टिकट का बंटवारा किया जाता है, लेकिन इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर, इसको इग्नोर भी नहीं किया जाता है। ऐसा नहीं होता है कि किसी जगह पर कोई रिलीजन के लोग 70% है और वहाँ पर किसी अदर रिलीजन के आदमी को टिकट दे दिया बिना किसी स्ट्रॉन्ग रीजन के, है ना। तो ऐसा आदमी ढूंढा जाता है जिसमें बहुत सारी पॉजिटिविटी हो, या वो लॉन्ग टाइम से वहाँ पर काम कर रहा हो, लोग उसे जानते हो, लोगों में वो फेमस हो, और फिर उसके बाद अगर वो उसी धर्म का है तो फिर सोने पे सुहागा और उसको टिकट में प्रायोरिटी दे दी जाती है। लेकिन कोशिश की जाती है कि उसी रिलीजन का कोई ऐसा बंदा मिल जाए। सो अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स मस्ट बी गाइडेड बाय एथिक्स ड्रॉन फ्रॉम ऑल रिलीजन्स। तो गांधी जी ने भी ये बात कही है कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है, और ये होना चाहिए कि धर्म में जो अच्छी बातें हैं, जो नैतिक बातें हैं, उनका इस्तेमाल राजनीति को गाइड करने के लिए होना चाहिए। मतलब अगर धर्म में लिखा हुआ है कि सभी लोगों का कल्याण करना चाहिए, तो राजनीति में इस बात को, अच्छी बात को एक्सेप्ट करना चाहिए कि धर्म इस बात को बताता है और उसके अकॉर्डिंग राजनीति करनी चाहिए। Religious differences are often leveraged in politics, with leaders using these divisions to their advantages. और अक्सर राजनीति में धार्मिक मतभेदों, भेदभाव, दंगा फसाद, इनका इस्तेमाल करके राजनीति में बेनिफिट उठाने का काम किया जाता रहा है और किया जाता है। दो धर्म के लोगों को लड़ा करके और फिर अशांति फैला करके और वापस शांति कायम करके उसका क्रेडिट लेकर के लोगों के वोट अट्रैक्ट करना, ये एक बहुत कॉमन सी इंसिडेंट हमें अक्सर देखने को मिलती है। एंड स्पेशल मेजर्स शुड बी टेकन टू प्रोटेक्ट माइनॉरिटी ग्रुप एंड द फॉलोअर्स ऑफ द सेम रिलीजन हैव द सेम फंडामेंटल इंटरेस्ट, while followers of different religions may have fundamental differences which might lead to tension. तो इस तरह से अलग अलग धर्मों के लोग पॉजिटिव बात को अपनाएं तो वो पॉजिटिव और अच्छी और यूनिटी की काम आती है पॉलिटिक्स में भी। लेकिन जो राजनेता है, वो सभी राजनेता नहीं, लेकिन कुछ जो लोग मेल प्रैक्टिसेस को प्रेफर करते हैं, वो लोग धर्म के आधार पर डिवीज़न और आपस में टेंशन क्रिएट करते हैं सोसाइटी में। और कम्युनलिज्म की बात करें तो कम्युनलिज्म एक आइडियोलॉजी है जो लोगों को बांटने का काम करती है धर्म के आधार पे, और इसमें अपने धर्म को बेस्ट बताया जाता है
और दूसरों के धर्म को ठीक नहीं बताया जाता है, अच्छा नहीं बताया जाता है। तो इस सेंस को बोलते हैं कम्युनलिज्म। चलिए, वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है, और वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करें और कमेंट करें, शेयर करिए 10th क्लास के दूसरे बच्चों को, जिससे उनको बेनिफिट हो सके। और आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको इस तरह का कंटेंट चाहिए किसी भी क्लास का, 9, 10, 11, 12 हिस्ट्री, ज्योग्राफी या कंपटीशन क्लासेस के लिए। थैंक यू सो मच।